Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and today we are going to start with the मेंस related topic of agriculture. ठीक है, मतलब मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर में जिनको आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो चलिए चालू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, जिसका नाम है क्रॉपिंग पैटर्न. सो लेट अस टेक ब्लैक स्क्रीन. देखो, क्रॉपिंग पैटर्न. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है. आपको टॉपिक पता है ना, मेन से जो टॉपिक है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो आप ये बताओ क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है. देखो, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि कोई भी अगर लैंड का एरिया, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स में कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स प्रेवलेंट है. ठीक है, एट वेरियस सीजन एंड एट वेरियस टाइम. ठीक है, विच विल वेरी फ्रॉम सीजन टू टाइम, सीजन एंड टाइम टू वेरी करें. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करो तो डेफिनेशन आई नो थोड़ी टेक्निकल है, बट फिर भी एक बार मैं फिर से बोलता हूँ. क्रॉपिंग पैटर्न रिफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम और डिफरेंट पॉइंट ऑफ सीजन. ठीक है, ये क्रॉपिंग पैटर्न है. आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं. आई होप आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप समझ में आएगा. दिस इज ऑल्सो होप. ठीक है, तो आप देखो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट सीजन पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट लैंड में. यही मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न का. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी में. ठीक है, यूपी में अगर आप देखोगे ठंडी में क्या देखने को मिलता है, वेरी गुड, गेहूं. गर्मी में चावल. लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे वेस्ट बंगाल की, तो वहां पर 12 महीने आपको राइस देखने को मिलता है. 12 महीने वहां पर आपको राइस देखने को मिलता है. ठीक है, वैसे ही साउथ इंडिया में सेम कंडीशन है. वेस्टर्न इंडिया में अगर आप महाराष्ट्र तरफ जाओ तो वहां पर क्वार्ट्ज ग्रेन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं. क्वार्ट्ज ग्रेन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं. तो आप देख रहे हो कि किसी भी मतलब कंप्लीट लैंड फॉर्म में जो डिफरेंट लैंड्स हैं वहां पर अलग अलग क्रॉप्स देखने को मिल रही है एट डिफरेंट सीजन. अभी सीजन टू सीजन वेरी करिए. फॉर एग्जाम्पल ठंडी में गेहूं था, गर्मी में चावल आ जाएगा, लेकिन यहाँ 12 महीने सेम रहेगा. ठीक है, टाइम टू वेरी करेगा. इसी ऊपर आप क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है. तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया है क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है. अब आप बताइए, इंडिया एक मोनोक्रॉपिक कंट्री है कि डाइवर्सिफाइड क्रॉपिक कंट्री है. सिंपल सी बात है भाई, जब हम हर वे में डाइवर्सिफाइड हैं तो इवन इन द टर्म्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न वी आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइड. ठीक है, हम यहाँ पर भी डाइवर्सिफाइड हैं. अब डाइवर्सिफाइड होने के रीजन क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है. देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सॉइल एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर. ठीक है, आप सब जानते हो कि इंडिया की जो सॉइल है अलग अलग रॉक से बनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे साउथ इंडिया की जो सॉइल है दैट इज एक्चुअली बेसाल्टिक सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल है. इंडिया की जो मतलब गैंगेटिक वैली की सॉइल है दैट इज एक्चुअली एलुवियल सॉइल. ठीक है, डिपॉजिट सॉइल है. वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सॉइल थोड़ी अलग है, सेंट्रल इंडिया की सॉइल अलग है. तो अल्टीमेटली ये जो सॉइल अलग है, सिंपल सी बात है, इसमें क्रॉप्स भी अलग है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप शुगर केन बेसाल्टिक सॉल्ट में उगाती है तो वहां पर प्रोडक्शन अच्छी होगी, लेकिन एनुअल सॉइल में इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इरिगेशन. ठीक है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, पंजाब में और यूपी में. ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो पहला क्या फैक्टर हो गया, सॉइल एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर. उसके बाद दूसरा रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, आपका इरिगेशन और सब चीजें हैं कि नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिसोर्सेज है वो आपके यहाँ का कंप्लीट जो एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी और पंजाब में आजकल जो फसल है किसकी, शुगर केन की, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है. क्यों, बिकॉज वहां से रिटर्न अच्छा मिलता है, पहली चीज ये आ गई. और दूसरा ये कि उनके पास इरिगेशन अवेलेबिलिटी है, उनके पास इरिगेशन की अवेलेबिलिटी है. ठीक है, फिर अगर आप दूसरा देखोगे आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. इस बात कंडीशन ऑफ हाउस होल्ड कैसी है, अगर पुअर है, रिच है, ऊपर से पूरी हाउस होल्ड उसमें लगी है कि नहीं लगी है, वो भी मैटर करता है. इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है रीजन की. इसके बाद साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, अगर लैंड बढ़ा तो सिंपल सी बात है भैया आप मास लेवल प्रोडक्शन कर सकते हो. इसके बाद लिटरेसी, डिजीज एंड पेस्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है. और खासतौर पर यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, कि आपको क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये सब कुछ मतलब फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि भाई आपके पास पैसे कम है. ठीक है, अगर आपके पास पैसे कम है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो आप सिंपल सी बात है अच्छी चीज जो क्रॉप्स होती है, राइस और व्हीट जैसी, वो क्रॉप नहीं उगा सकते हो. आपको क्वार्ट्ज ग्रेन पे डिपेंड करना पड़ेगा. ठीक है, आपको क्वार्ट्ज ग्रेन पे डिपेंड करना पड़ेगा. फाइन. तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करते हैं. तो क्रॉपिंग पैटर्न का क्या हमने देख ली, सबसे पहले तो हमने मीनिंग देख ली. ठीक है, मीनिंग के बाद हमने फैक्टर्स देख लिए जो कि क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं. इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई कैटेगरीज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज है. तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन एंड यूसेज. ठीक है, बेस्ड ऑन एंड यूसेज. और दूसरा आता है बेस्ड ऑन सीजन. ठीक है, बेस्ड ऑन सीजन. ठीक है, एक आता है बेस्ड ऑन एंड यूसेज और दूसरा आता है बेस्ड ऑन सीजन.
तो एंड यूसेज में मतलब कि क्रॉप क्या है, मतलब कौन कौन सी क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो ये हो गया एक टाइप। और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन तो आप सब जानते होंगे, रबी, ठीक है, उसके बाद रबी सीजन, रबी के बाद खरीफ सीजन, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सीजन आते हैं, फाइन। और रबी सीजन की आप क्रॉप जानते हैं, खरीफ की आप क्रॉप जानते हैं, खरीफ की जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइस और ये सब हो गई, रबी की गेहूं हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी पूछना प्रेफर करेगा वो ये सब नहीं है कि फैक्टर्स हो गए, चलो फैक्टर्स पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन पे ये सब डाल सकते हो, लेकिन जो मेन चीज आएगी वो ये रहेगी, भैया व्हाट आर द इश्यूज इन क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट आर द इश्यूज इन क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहला इशू तो ये है एमएसपी का, ठीक है। एमएसपी मैंने आपको बताया कि भैया ओपन एंडेड बेसिस पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है किसका, वीट और राइस का, जिसकी वजह से हर फार्मर प्रेफर करता है कि भैया वीट और राइस का उगाया जाए। जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो क्वार्स ग्रेन है ना, क्वार्स सीरियल है, उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम है क्रॉपिंग पैटर्न की। बिकॉज आप समझते हो कि अगर सिर्फ मोनोक्रॉप आ गई, ठीक है, मान लो कोई मोनोक्रॉप ही बस प्रेवलेंट होगी, मान लो पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्रॉप उगाई जाती है, एक हो गया शुगर केन, दूसरा हो गया राइस और तीसरा हो गया वीट। तो इससे क्या होगा, मान लो कोरोना जैसे कोई डिजीज किसी प्लांट में जाता है तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी फसल साफ हो जाएगी, पूरी की पूरी फसल साफ। सोचो हमारे यहाँ पर खाने को एक मतलब एक बूंद खाना नहीं मिलेगा, तो है ना, एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा खाने को, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। अगर उसकी जगह डाइवर्सिफाइड क्रॉप है जो हमारे इंडिया में प्रेवलेंट पहले से रही है काफी लंबे टाइम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ज्वार भी हो रहा है, बाजरा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो अगर किसी क्रॉप पे किसी पेस्ट का अटैक होता है तो एटलीस्ट ये सारी क्रॉप बचेगी ना खाने के लिए, खाना तो होगा खाने को, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न में। दूसरी है कि हमारे यहाँ पर जो फूड क्रॉप्स है ना वो डोमिनेट कर रही है, ठीक है। जो फूड क्रॉप्स डोमिनेट कर रही है उसका रीजन ये है, तो फूड क्रॉप डोमिनेट कर रही है मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा मतलब प्राइस बहुत कम होगा, तो अल्टीमेटली फार्मर की जो इनकम है ना वो बढ़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से फार्मर्स है ना वो फार्मिंग को छोड़ रहे हैं और लेबर गिरी में ज्यादा जा रहे हैं। और उसका दूसरा रीजन ये भी, दूसरा प्रॉब्लम ये भी कि भैया इसी वजह से ना हमारे फार्मर में और हमारे जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो सिंपल सी बात है और जो प्रोड्यूस हो रही है उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड चेन नहीं है तो जितनी भी फसल रहती है सब खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये दो आप कह सकते हैं मेन इश्यूज है हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है, हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड में। और फिर इसके सोल्यूशन क्या है भाई, कि भाई सब क्रॉपिंग पैटर्न को इम्प्रूव किया जाए, ये सब इंपॉर्टेंट सोल्यूशन निकल के आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, फाइन। तो लेट अस बिगिन विद इट। तो आप सब इरिगेशन का मतलब तो जानते हैं, बस आपको टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स का अगर नाम याद रखना, उसके ऊपर या अंदर जाने की कोशिश मत करना। सबसे पहला टाइप आता है सरफेस, ठीक है। सरफेस तो आप सब जानते हैं, ठीक है। सरफेस में क्या क्या जाता है, सरफेस में सबसे पहले आ जाता है मतलब फ्लडिंग, ठीक है, जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं, आप सब जानते हैं जो आसाम में बाढ़ आती है उसका एक इकोलॉजिकल रीजन है, उससे जो सॉइल है फर्टाइल होती है, ठीक है, एक चीज हुआ। इसके बाद दूसरा आता है बॉर्डर, मतलब सरफेस में बॉर्डर जो आजू बाजू वो जैसे खेत रहता है ना तो उसके बीच बीच में वो बनाई जाती है ना पानी डालने के लिए, वो आती है बॉर्डर के अंदर, ठीक है। बॉर्डर के अंदर ये स्ट्रेट हो सकती है, मतलब इसके पैटर्न होते हैं, स्ट्रेट हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है और रिंग में भी हो सकती है, ठीक है, रिंग में भी हो सकती है। उसके बाद तीसरा आता है बेसिन, बेसिन में रेक्टेंगुलर हो सकती है, फाइन। और उसके बाद अल्टीमेटली आ जाता है कौन सा, फरो वाला। फरो में भी टाइप आते हैं स्ट्रेट और कॉन्टोर, फाइन। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था सरफेस वाला। इसके बाद दूसरा आता है सब सरफेस, ये सब सरफेस। तीसरा आता है स्प्रिंकलर और चौथा आता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। बस नाम याद रखना, बाकी अंदर का फैक्ट बस मतलब याद मत रखना, बस याद रखना कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन में क्या क्या आता है। एक आता है सरफेस, सरफेस के बाद आता है सब सरफेस, उसके बाद तीसरा आता है स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर के बाद आता है ड्रिप इरिगेशन। ये सब आई थिंक आपने फोटो सब देखी होगी, ठीक है, तो एक बार अगर देखना हो तो देख लेना। लेकिन मेन जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वो पूछेगी इश्यूज से, भैया हमारे इरिगेशन सिस्टम में इश्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहला इश्यू आता है लो रेनफॉल, ठीक है। आप सब जानते हैं ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसकी वजह से जो हमारे अच्छे रीजन हुआ करते थे, मतलब जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रीजन होते थे, वहां पर क्या हो रहा है कि लो रेनफॉल हो रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो शुरू में 1170 mm की रेनफॉल होती थी, अब वो रेनफॉल घट के 1000 mm तक हो गई, ठीक है, 1000 mm तक हो गई, फाइन। इसके बाद हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। आपको बता दूं 60% ऑफ द जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है अभी भी वहां पर इरिगेशन से मतलब पाइप सीधा वाटर से पानी नहीं भेजा जाता है, मेनली दे डिपेंड ऑन व्हाट, मॉनसून, ठीक है। इसके बाद
कि भाई जो इरिगेशन की खुद की प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिससे क्या होता है ये लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं ग्राउंड वाटर को और फ्लड इरिगेशन को, जिससे क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इन पंजाब और हरियाणा रीजन, ठीक है। इसके बाद जो डिमांड ऑफ वाटर है, ठीक है, अगर आप देखो 83% ऑफ जो वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर यूज करता है, लेकिन जो बाकी सेक्टर है फॉर एग्जांपल इरिगेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और जो डोमेस्टिक सेक्टर हो गया, उससे भी क्या हो रहा है कि डिमांड वाटर की बढ़ रही है। जब डिमांड वाटर की बढ़ रही है, सप्लाई बहुत कम है, तो अल्टीमेटली वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है। और मैं क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी पूछना प्रेफर करेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन मतलब उतना ही पानी प्रोवाइड किया जाए जो कि सॉइल तक जा सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें की स्प्रिंकलर से कम अमाउंट में पानी जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है पानी की बचत होती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि गवर्नमेंट इसमें ट्राई कर रही है हर खेत को पानी, और जो भी पुरानी जो फील्ड्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम रुके हुए हैं अंडर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ स्कीम्स है जिसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ऊपर ऊपर से सारे इशू बताते चल रहा हूँ, आपको कुछ छूटे ना, ठीक है। बस आप आखिरी में कुछ भी नोट्स लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाए तो इसको बस फर्रे को निकालिएगा और रट्टा मारिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इरिगेशन वाला इशू। इसके बाद दूसरा आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। समझते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कौन कौन से इशूज हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कौन कौन से इशूज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक बार के लिए, तो इशूज को ध्यान समझना, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के इश्यूज, तो सबसे पहला इशू आता है हाईली रेगुलेटेड मार्केट। आप सब जानते हो हमारे यहाँ पर एपीएमसी डोमिनेट करती है, ठीक है, एपीएमसी डोमिनेट करती है। अब अभी तक एपीएमसी को पता नहीं, हमने तो मतलब बचपन से यही पढ़ा था, जब से यूपीएससी के फील्ड में आए कि एपीएमसी मार्केट हमारे लिए अच्छे नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर दलाली सिस्टम ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसान जो रहता है अपनी फसल को 20 रुपए में उगा रहा है, तो उसमें जब वो बेचता है फसल को तो उसका 10 रुपए तो दलाली चला जाता है और जो है हमें 40 रुपए मिलता है। लेकिन जब सेम फसल को किसान मार्केट से ले जाता है उसको भी सेम प्राइस पे 40-50 में मिलता है। तो अल्टीमेटली एपीएमसी में जो दलाली चल रही है उसको रोका जाए, ठीक है, जो दलाल हैं उनको खत्म किया जाए। तो सबसे पहला हाईली रेगुलेटेड मार्केट है हमारे यहाँ एपीएमसी, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। और यहाँ पर आपको तो फीस भी ली जा सकती है, मतलब एपीएमसी मार्केट में फीस भी ली जाती है, ठीक है, कि अगर आप फसल बेच रहे हो खरीद रहे हो तो फीस लगती है। और उसकी फीस का यूज होना था कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने में और सब डेवलप करने में, तो वो पैसा खा लिया जाता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। तो हाईली रेगुलेटेड मार्केट है और बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2500 रेगुलेटेड है, एपीएमसी है, 5000 सब मार्केट्स हैं। तो आप सोचो भाई किस तरीके से मतलब बाकी सबको प्रोडक्शन मिलता होगा, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम बताऊं एपीएमसी की आपको मैं, तो सबसे पहली बात आती है मिडिलमैन, इशू ऑफ मिडिलमैन डिस्कस कर लिया। इसके बाद कोई भी ग्रेडिंग फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो भी फसल आ रही है ग्रेडिंग के हिसाब से डिसाइड नहीं होती है। इसके बाद जो पेरिशेबल आइटम है वो भी एपीएमसी के थ्रू जाते हैं। अब भाई पेरिशेबल आइटम है, फसल हो गई, तो वो अगर आप तुरंत अभी नहीं बेचोगे तो वो खराब हो जाएंगी। और कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल नहीं रहते हमारे एपीएमसी में, बहुत कम जगह अवेलेबल रहते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस होना पड़ता है। स्टोरेज कोई फैसिलिटी नहीं किसानों के पास, तो उन्हें किसके फसल ना जल्दी निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि आज अगर वो डिसाइड करें कि मैं अपनी 50 किलो फसल लेके जाऊंगा, अगर वो लोग वापस लेके जाएंगे तो फसल खराब भी होगी और ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी नहीं निकलेगा। तो लोग सोचते हैं कि चलो कम प्राइस पे तो कम प्राइस पे निकाल दो, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है। इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका सोल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो ये कुछ इश्यूज हो गए हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में। मेनली एपीएमसी इज द मेजर इशू इन आवर एग्रीकल्चर मार्केट। एपीएमसी हटा दो तो सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने किया तो पता नहीं काय को प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखते हैं जो भी सोल्यूशन आएगा उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो वहां पर दोबारा देख लेना कि क्या क्या सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने एक और इशू निकल के आता है टेक्नोलॉजी का। इसका टेक्नोलॉजी का, भाई टेक्नोलॉजी के क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई जो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है वो हर जगह एग्रीकल्चर में काम आने वाली है। फॉर एग्जांपल सॉइल मैनेजमेंट में, सीड मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, फर्टिलाइजर में, पेस्ट मैनेजमेंट में, हार्वेस्ट में, पोस्ट हार्वेस्ट में, हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। लेकिन देयर आर सम इश्यूज, ठीक है। बट बिफोर दैट वी शुड आल्सो डिस्कस कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि क्या क्या बेनिफिट है। इसके बाद हम कुछ ना कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट रिसेंट में उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फाइन, सबसे पहले लेट अस डिस्कस सम बेनिफिट्स ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। तो क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले आता है इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड से आपको आपकी हेल्थ, सॉइल की हेल्थ पता चलेगी। जब सॉइल की हेल्थ भाई आपको पता चलेगी तो आप उसके हिसाब से अपनी क्रॉप उगाओगे ना, और उसके हिसाब से न्यूट्रिशन दोगे। अभी तो बस कुछ भी हो नाइट्रोजन लाके ठूस दो, अब नाइट्रोजन ठूसते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाई बेटर प्लानिंग कर पाओगे आप। ऊपर से इसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी होती है। और
जो एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से मास कल्चर बन जाएगा। मतलब लोग, जैसे आप देखो ना यूट्यूब में आजकल लोग एग्रीकल्चर की वीडियोस बनाते हैं, नए नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिन्हें लोग नए नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में जो ब्रेक थ्रूज हैं वो भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर अगर थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसके लिए नए नए इनिशिएटिव भी आएंगे। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है। लेकिन देयर आर सम इश्यूज, ठीक है, इश्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट कि भाई हमारे यहाँ पावर सप्लाई नहीं रहती गाँव में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे बनिया तालाब के पास एक गाँव है, खजरी है, आज भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, सोचो इतने सालों बाद भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर्सनली बोल रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के खंभे डले हुए हैं, इलेक्शन के टाइम पे 3-3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है और बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हमने भी ये सब देखा है। ऊपर से फिर ये जो हमारा रूरल एरिया है और ये जो ट्राइबल एरिया है, इनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि ये लोग इतना सब खर्चा करें। फॉर एग्जाम्पल हम अभी 200 रुपये इंटरनेट डलवाते सोचते हैं कि चलो बहुत सस्ता है, लेकिन उनके लिए आज भी बहुत महंगा है यार ये। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं, मतलब हर जगह हर टाइप के ऐप्स निकाल दिए गए हैं, उसमें पेड प्रोग्राम डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जब उनको एक जगह से फ्रॉड नहीं दिखती तो सारे ऐप्स को फ्रॉड समझना चालू कर देते हैं। ये भी एक मतलब इलिटरेसी का इशू है। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। ठीक है, कि भाई अब जो स्मार्टफोन्स हैं, राउटर्स हैं और स्मार्ट फार्म इक्विपमेंट्स हैं, ये सब बहुत महंगे हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मतलब लोडेड रहते हैं और उनसे ये सब लिटरेसी वजह से ये लोग यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब कुछ इशूज हो गए। ठीक है, लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। फॉर एग्जाम्पल भुवन ऐप। भुवन ऐप क्या है? इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मतलब इन दोनों ने मिक्स करके इस ऐप को बनाया है। और ये क्या करता है, ये स्मार्टफोन से इसे फार्मर लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं और उसमें सॉइल की जो भी कंडीशन है वो सब पता चलती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ई नैम लाया है, आप सब जानते हैं। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने किसान पोर्टल में क्या किया था, मतलब अभी गवर्नमेंट ने किसान पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू मतलब फार्मिंग करना आसान होगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने रिसेंट में किसान रेल भी इंट्रोड्यूस की थी। मतलब जो पेरिशेबल क्रॉप्स की मैं बात कर रहा था उसके लिए अलग से मतलब एक रेल रहेगी जिसमें कोल्ड स्टोरेज रहेंगे और उसमें फसल जो है 10-12 दिन तक आराम से रह सकती है। तो वो सब चीज़ों को भी लाया है। और सॉइल हेल्थ कार्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब कुछ। और एक और इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है फार्मर पोर्टल। ठीक है, फार्मर पोर्टल जिसमें क्या रहेगा, ये वन स्टॉप शॉप है। मतलब यहाँ पर इनको सारे फर्टिलाइजर, कॉमन पेस्ट, पेस्टिसाइड, मशीनरी सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक ऐप और लाया है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उस ऐप में क्या रहेगा कि भाई मतलब आप जो भी टेक्नोलॉजी रेंट करना चाहते हो वो अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो, चीज़ों को रेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज थे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आई होप आपको थोड़ा सा जिस्ट मिला होगा। मेरा यही पर्पस था कि मैं इन इश्यूज को पूरा छोड़ू ना, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं जिससे कि आप कहीं पर भी कोई खर्रा उठाना है और इश्यूज को पढ़ डालें, बस इतना ही करना है। बाकी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट। ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी बस अवेलेबल नहीं था तो मैंने प्रोवाइड नहीं किया, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।